मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार पाठक। सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आंकड़ों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो चर्चा प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, छोटी सी विनती है कि इस वीडियो देखने के बाद इस वीडियो के संदर्भ में आपका जो भी सजेशन होगा वो सजेशन आप हमें अवश्य देंगे। इसके लिए आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रॉल हो रहा है वहाँ पर भी आप मैसेज दे सकते हैं। चलिए हम लोग ये चर्चा प्रारंभ करते हैं कि आंकड़ों का संगठन क्या है। तो आंकड़ों के संगठन जानने से पहले, आंकड़ों के वर्गीकरण जानने से पहले हम एक उदाहरण देते हैं। इस उदाहरण में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि एक कबाड़ी वाला विभिन्न प्रकार के कबाड़ को अलग अलग क्यों रखता है। आप देखे होंगे एक कबाड़ी वाले को कि लोहे के वस्तुओं को एक अलग बोरे में रखता है, कांच के टुकड़े को अलग बोरे में रखता है, प्लास्टिक से बने हुए सामान को अलग रखता है या फिर कागज को अलग रखता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ये सभी कबाड़ का फिर रिसाइकलिंग करके हम एक नई वस्तु का निर्माण करते हैं। जैसे जितने भी लोहे के सामान हैं उनको फिर से पिघलाकर हम नया लोहा तैयार करके उसे हम नई वस्तु बना सकते हैं। प्लास्टिक के टुकड़े को फिर से हम रिसाइकिल कर सकते हैं। कांच के टुकड़े को किसी दूसरे काम में या फिर उसका भी रिसाइकिल हो सकता है। तो अगर सारे वस्तुएं एक जगह है तो एक साथ तो काम होगा नहीं, उसे हमें अलग अलग करना होगा। तो जब कोई भी एक अन्वेषक एक आंकड़ा एकत्रित करता है अब तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के वो आंकड़ा एकत्रित नहीं करता है। तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उस निष्कर्ष को निकालने के लिए उस आंकड़े का अध्ययन करेगा। तो आंकड़े का अध्ययन करेगा और जो आंकड़ा वो संग्रह किया है वो एक प्रकार से अपरिष्कृत होता है, बिल्कुल कच्चा आंकड़ा होता है वो, तो वहां से वो निष्कर्ष नहीं निकाल पाएगा। जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं कि आपके कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं और आपका अध्ययन है का विषय है कि 100 विद्यार्थियों के द्वारा अर्थशास्त्र विषय में प्रदर्शन किस प्रकार का है। तो आप परीक्षा में अर्थशास्त्र के विषय में कितने प्राप्तांक हुए हैं 100 विद्यार्थियों का, वो सभी प्राप्तांक को आप एक कॉपी पर नोट करते हैं। तो ये आंकड़ा अपरिष्कृत आंकड़ा हुआ। अब यहां से अगर आपसे कोई बात करे कि कितने बच्चे हाईएस्ट मार्क्स लाए हैं, तो फिर इन सारे आंकड़ों को आप क्या करते हैं, या तो फिर आरोही क्रम में अरेंज करते हैं या फिर अवरोही क्रम में आपको अरेंज करना होता है। तो 100 विद्यार्थियों को आरोही क्रम में अरेंज करना, अवरोही क्रम में अरेंज करना, बार बार जब भी पूछा जाए, एक बार आप तो कर दिए, दोबारा फिर आपसे पूछा जाएगा तो फिर आपको ये करना होगा क्योंकि आप उसको वर्गीकरण करके रखे नहीं है। तो इसलिए दिए हुए आंकड़े को सरल, संक्षिप्त एवं बोधगम्य बनाने के लिए उसे विभिन्न विशेषताओं वाले विभिन्न वर्गों में अलग करने की प्रक्रिया, व्यवस्थित करने की प्रक्रिया आंकड़ों का संगठन कहलाती है, आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाती है। तो जब हम आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं तो चर के विशेषताओं को हमें निर्धारित करना होता है कि हम आंकड़ों का वर्गीकरण किस आधार पर कर रहे हैं। वह आधार स्थान विशेष का हो सकता है, भौगोलिक क्षेत्र का हो सकता है। तो जब हम आंकड़ों का वर्गीकरण भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर करते हैं तो यह आंकड़ों का वर्गीकरण भौगोलिक वर्गीकरण या स्थानिक वर्गीकरण कहलाता है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो इस उदाहरण में आप देख पा रहे हैं कि इस एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं कि यहां पर विभिन्न देशों में गेहूं के उत्पादन से संबंधित आंकड़ा ये दिया हुआ है। इस उदाहरण से आप देख सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ तो इस उदाहरण को देखकर आप बता सकते हैं कि भारत में गेहूं का उत्पादन क्या हुआ है। समय के अनुसार आंकड़ों का वर्गीकरण कालिक वर्गीकरण या काल क्रमानुसार वर्गीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार के वर्गीकरण में जो समय है वह समय वर्ष हो सकता है, सप्ताह हो सकता है, त्रैमासिक हो सकता है या फिर दिन भी हो सकता है। तो कालिक वर्गीकरण का एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं। इस एग्जाम्पल में यह दिखाया गया है कि विभिन्न वर्षों में भारत की जनसंख्या कितनी है। विभिन्न वर्ष कहने का मतलब है कि जिस वर्ष में जनगणना का कार्य हुआ था तो उसे हम लोग जनगणना वर्ष कहते हैं। तो विभिन्न जनगणना वर्षों में भारत की जनसंख्या कितनी है, इससे संबंधित ये आंकड़ा इस उदाहरण में दिया हुआ है। जब हम आंकड़ों का वर्गीकरण किसी खास विशेषता के आधार पर, उसके गुण के आधार पर, उसके एट्रीब्यूट के आधार पर करते हैं तो यह वर्गीकरण गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि भारत की जनसंख्या को शहरी, ग्रामीण, पुरुष, स्त्री, शिक्षित, अशिक्षित संख्या में विभाजित किया गया है। तो आंकड़ों का यह विभाजन, यह वर्गीकरण गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। मात्रा के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण मात्रात्मक वर्गीकरण कहलाता है। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं कि आपके कक्षा के 100 विद्यार्थियों के अर्थशास्त्र में प्राप्तांक आपने इसको वर्गीकृत किया है 33% से कम, 33% से 45% के बीच और 45% से 60% के बीच और 60% से अधिक के कितने बच्चे हैं। तो यह वर्गीकरण हमारा मात्रात्मक वर्गीकरण कहलाता है। जब आप आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं विभिन्न रूपों में तो वहां पर आपको एक चर को डिफाइन करना होता है और उस चर का मान जानना पड़ता है। तो चर का जो मान होता है उसे हम लोग प्रेक्षण कहते हैं। और जो चर क्या है, चर जिसका मान बदलता रहता है। तो चर के दो प्रकार, एक सतत चर और एक विविक्त चर। तो हम लोग यहाँ पर आप देखेंगे कि सतत चर क्या है और विविक्त चर क्या है। तो सबसे पहले सतत चर। सतत चर इसके नाम से ही पता चल पा रहा है, इसका नाम है कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो कंटिन्यूअस कहने का मतलब हुआ इसमें कहीं भी टूट नहीं होती है, कहीं भी उछाल नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस चलता है।
जैसे हम उदाहरण ले रहे हैं, कार को चलते हुए आपने देखा है सड़क पे, जब सड़क पे कार दौड़ती है तो वह उछलती नहीं है बल्कि वो सरकती है। तो जब चर का मान सरके, उछले नहीं, तो उसको हम लोग सतत चर कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें व्यक्ति की उम्र, तो व्यक्ति की उम्र है कंटिन्यूअस, 1 वर्ष 2 वर्ष हम लोग कहते हैं, लेकिन 1 और 2 के बीच में भी उस व्यक्ति की उम्र का मान हो सकता है। जैसे 1 वर्ष 1 महीना, 1 वर्ष 1 महीना 1 वर्ष 1 महीना 24 दिन, 1 वर्ष 1 महीना 24 दिन 8 घंटा, 1 वर्ष 1 महीना 24 दिन 8 घंटा 55 सेकंड, तो 55 मिनट 50 सेकंड। तो इस तरीके से हम व्यक्ति की उम्र को सेकेंड, एक छोटी से छोटी इकाई सेकेंड का भी छोटी हिस्सा में हम एक व्यक्ति की उम्र को बता पाते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति की उम्र क्या है? उछाल नहीं है, यहाँ पर उछल नहीं रहा है कि व्यक्ति की उम्र 1 वर्ष हुआ तो 1 के बाद ये 2 ही वर्ष होगा, महीना में उसकी उम्र की गणना नहीं की जा सकती है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए उम्र क्या है? सतत चर है। लेकिन कुछ हमारे पास कुछ ऐसे भी चर होते हैं जो अपने मान लेने के लिए वो क्या करते हैं, उनके 2 मानों के बीच में एक उछाल होता है, परिमित उछाल होता है। जैसे हम ले रहे हैं आपके विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या, और यहां पर हम ले रहे हैं कक्षा, जैसे कक्षा है 9th 10th 11th और 12th। तो 9th में जो संख्या होगी बच्चों की, मान लीजिए 9th में 50 है, 10th में 55 है, इसमें 60 है। तो ये जो संख्या है, ये संख्या जब भी होगी 50 होगी, 50 के बाद अगर जंप करेगा तो 51 होगी, या फिर 52 होगी, या फिर 55 होगी। लेकिन अगर हम बात करें कि बच्चों की संख्या 50.5 है, बच्चों की संख्या 3.4 है, तो इस प्रकार से इसका मान संभव नहीं है। तो इस चर को हम लोग कहते हैं, जैसे विद्यार्थियों की संख्या एक चर है, तो इस चर को हम लोग कहते हैं विविक्त चर, विविक्त चर या फिर डिस्क्रीट वेरिएबल या फिर खंडित चर। तभी हमने 2 प्रकार के चरों को देखा, एक सतत चर और एक विविक्त चर। तो सतत चर हम उस प्रकार के चर को कहते हैं जिसका मान कोई भी संख्यात्मक मान हो सकता है, और विविक्त चर में कोई भी संख्यात्मक मान नहीं होता है, बल्कि विविक्त चर के 2 मानों के बीच में एक परिमित उछाल होता है। अब हम लोग यहां पर समझने का प्रयास करें कि बारंबारता वितरण क्या है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मात्रात्मक चर को उनके विभिन्न वर्गों में वर्गों के संगत बारंबारता के आधार पर वर्गीकरण करने की प्रक्रिया बारंबारता वितरण कहलाती है। ध्यान रहे, बारंबारता वितरण में 2 पार्ट, एक वर्ग और दूसरे उसकी संगत बारंबारता। तो हम लोग सबसे पहले समझे कि बारंबारता क्या है, तब हम लोग समझेंगे कि वर्ग क्या है। तो बारंबारता, बार बार, रिपीटिशन माने दोहराव। अगर किसी आंकड़ा में एक प्रेक्षण का दोहराव हो रहा है तो वह दोहराव की संख्या ही उसकी बारंबारता कहलाती है। एक कहने का मतलब है कि एक आंकड़ा में कोई भी प्रेक्षण कितनी बार आया है। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जहां पर 8 विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों के द्वारा दिया गया पैकेट मनी से संबंधित यहां पर आंकड़ा है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 8 विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों के द्वारा दैनिक पैकेट खर्च की राशि यहां पर दी गई है, जिसमें सबसे कम राशि है 10 रुपए, उसके बाद है 20 रुपए, उसके बाद है 30 रुपए, उसके बाद है 40 रुपए। मतलब हमको जो विद्यार्थियों की जो राशि मिली है, या तो 10 रुपए मिली है, या तो 20 रुपए मिली है, या तो 30 रुपए मिली है, या तो फिर 40 रुपए मिली है। तो यही 4 राशि है, इसको हम लोग चर कहते हैं। अब यहां पर हम देखें, लेकिन यहां पर तो 8 विद्यार्थी हैं, तो इसका मतलब है कि कोई भी एक राशि का यहां पर रिपीटेशन हुआ है। तभी तो, क्योंकि यहां पर हम 4 ही देख पा रहे हैं, और यहां पर विद्यार्थी 8 है तो 8 प्रेक्षण है, और जो भी प्रेक्षण है वो मुख्य रूप से यही 4 प्रेक्षण है, 10 ही है, 20 है, 30 है, या फिर 40 ही है। तो यहां पर इसका मतलब है कि कोई ना कोई एक राशि ऐसी है जिसका यहां पर रिपीटेशन हुआ है। तो हम रिपीटेशन को देखें तो आप देख पा रहे हैं कि 30 जो है वो 3 बार आया है। तो 30 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। 40 कितनी बार आया है भाई? तो 2 बार आया है। तो 20 कितनी बार आया है? तो 20 1 बार आया है। तो यहां पर हम कहेंगे जब 20 1 बार आया है, 10 भी 1 बार आया है, तो हम कहेंगे कि यहां 10 की बारंबारता 1 है, 20 से बारंबारता 1 है, 30 की बारंबारता 3 है, 40 की बारंबारता 2 है। तो अब आप समझ गए कि बारंबारता का मतलब है कि एक आंकड़ा में कोई भी प्रेक्षण कितनी बार आया है, उस प्रेक्षण का दोहराव कितना हुआ है। क्लियर? हमको तो नहीं लगता कि यहां पर अब आपको दिक्कत हो रही है। अब हम समझे यहां पर वर्ग। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि सबसे अधिक राशि कितनी है? 40, और सबसे कम राशि कितनी है? 10। तो हम 10, 20, 30, 40
न करके हम ये ऐसा करते हैं कि कितने विद्यार्थियों को 10 से 20 रुपया मिला, 10 से 20। तो जब हम इस राशि को दो सीमाओं के बीच बांटते हैं तो दो सीमाओं के बीच रखने को हम लोग वर्ग कहते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि एक वर्ग दो सीमाओं से घिरा हुआ होता है, जिसमें एक छोटी होती है जिसे हम लोग निम्न सीमा कहते हैं और एक उससे बड़ी होती है जिसको हम लोग उच्च सीमा कहते हैं। अब यहां 10 से 20, तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो इस तरीके से हम पैकेट मनी को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। अब यहां पर देखें कि विभिन्न वर्गों की उनकी बारंबारता कितनी है। तो यह 10 से 20 कहने का मतलब क्या है कि 10 और 20 के बीच में बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, बहुत सारे प्रेक्षण हैं, तो उनको हम संक्षिप्त करते हैं, दो सीमाओं के बीच में हम उनको ले आते हैं कि 10 और 20 वाले जितने भी हैं सब एक जगह आ जाओ, 20 से 30 वाले जितने भी प्रेक्षण हैं एक जगह आ जाओ, 30 से 40 वाले जितने भी प्रेक्षण हैं सब लोग एक जगह आ जाओ। तो यहां पर कुछ विशेष संकल्पनाएं हैं, उस संकल्पनाओं के यहां पर हमें समझ लेना होगा। जैसे सबसे पहला है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल को हम लोग क्लास इंटरवल या फिर क्लास साइज भी कहते हैं। वर्ग अंतराल मतलब ये दो वर्गों के बीच का कितना अंतर है। तो वर्ग अंतराल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उच्च सीमा में निम्न सीमा को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। जैसे हमारे पास वर्ग है एक 20 से 30, तो 20 से 30 का वर्ग अंतराल क्या होगा, उच्च सीमा यहां पर है 30 और वर्ग अंतराल निम्न सीमा है 20, तो 30 में 20 माइनस करेंगे तो कितना उत्तर होगा 10। उसके बाद एक आता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कहिए या मध्यमान कहिए। तो मध्यमान क्या है कि इस वर्ग का बीच का वैल्यू, 10 और 20 के बीच में कौन सा वैल्यू होगा, एक 10 है एक तरफ 20 है, तो बीच का वैल्यू हमें निकालने के लिए इसके माध्य निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला है निम्न सीमा को उच्च सीमा के साथ मिला दीजिए, जोड़ दीजिए और फिर 2 से भाग दे दीजिए। तो यहां पर वर्ग है 20 से 30 का वर्ग चिन्ह जो होगा वह क्या होगा, 20 + 30 बटे 2 बराबर 25। तो आप देख ले पा रहे हैं कि 20 और 30 के बीच में ठीक 25 ही एक संख्या होती है जो ठीक उसकी दूरी 20 से समान दूरी पर है और 30 से भी समान दूरी पर है। तो इसे हम लोग मध्यमान या फिर वर्ग चिन्ह कहते हैं। अब एक आता है इसमें आंकड़ा में रेंज, परास, विस्तार। तो परास क्या है, दिए हुए आंकड़े में न्यूनतम सीमा जो सबसे कम है उससे नीचे नहीं है और सबसे अधिकतम। जैसे अगर हम उदाहरण लें कि आपके कक्षा के विद्यार्थियों के द्वारा अर्थशास्त्र विषय में प्राप्तांक, तो उसका न्यूनतम प्राप्तांक क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, और अधिकतम प्राप्तांक क्या हो सकता है, 100 हो सकता है। 0 और 100 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, इसे ही हम लोग परास कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो रेंज निकालने का सूत्र क्या है, रेंज निकालने का सूत्र है क्या है, उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा। तो उच्चतम सीमा में निम्नतम सीमा को माइनस कर देंगे तो वो निकलेगा रेंज। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि जब हम बारंबारता वितरण तैयार करते हैं तो कितने वर्ग रखेंगे, उसके बाद फिर वर्ग का साइज कितना होगा। तो इसके लिए कि कोई एक क्लियर कट नियम नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, अगर हम ये निर्धारित कर पाए कि वर्ग का साइज कितना होगा और परास दिया हुआ है, तब फिर हम वर्गों की संख्या निकाल सकते हैं। या फिर हम पहले ये तैयार कर लें कि हम कितने वर्ग रखना चाहते हैं। जब वर्ग की संख्या पता है, परास पता है, तो फिर हमें उसे क्लास का साइज भी पता होगा कि हमें किस साइज का क्लास रखना होगा। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम लोग यहां पर देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं अर्थशास्त्र विषय में, प्राप्तांक के संदर्भ में आपका एक आंकड़ा दिया हुआ है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो इस आंकड़ा में आप देख पा रहे हैं कि इसका जो न्यूनतम मान है वो 0 है और इसका जो अधिकतम मान है वो है 100। तो यहां पर परास कितना हो गया, यहां पर परास हो गया मेरा 100 हो गया। अब यहां पर हम ये मान ले रहे हैं कि बारंबारता वितरण में हमने मान लिया कि इसमें जो वर्गों की संख्या होगी वो 10 है। मान लीजिए कि इसमें बारंबारता वितरण में अगर हम वर्ग लें, वर्गों की संख्या अगर मान लेते हैं, वर्गों की संख्या अगर मान लेते हैं 10 है, तो हमें एक वर्ग का जो साइज होगा, जो वर्ग अंतराल होगा, वह होगा वर्ग अंतराल होगा परास को हमें भाग देना पड़ेगा वर्गों की संख्या से।
तो यही सूत्र इसमें आता है। वर्ग की संख्या, वर्ग अंतराल और परास के बीच का संबंध है ये कि परास को वर्गों की संख्या से हमें भाग देना होता है। तो परास है यहाँ पर 100 और वर्गों की संख्या है 10, तो वर्ग अंतराल कितना होगा? 10 होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे न्यूनतम मान में 10-10 की संख्या को जोड़ते हुए हम वर्ग का निर्माण करते हैं। क्योंकि वर्ग अंतराल 10 है, 10-10 का होगा, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? तो ये न्यूनतम सीमा से लेकर चलेंगे। हो सकता है कि वो अधिकतम मान अधिक भी हो जाए, तो यहां पर हम लेकर चलते हैं कि क्या 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। अब देखिए कि कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 हो गया। तो इस तरीके से हम वर्ग और वर्ग अंतराल ज्ञात करते हैं। और फिर बारंबारता को भी हमने देखा, और जब वर्ग अंतराल बारंबारता से संबंधित जो एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम लोग बारंबारता वितरण कहते हैं। अब ये प्रश्न है कि वर्ग दिया हुआ है, आंकड़े दिए हुए हैं, तो उसकी बारंबारता कितनी होगी? तो बारंबारता हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो बारंबारता ज्ञात करने का एक तरीका है, और वह तरीका है मिलान चिन्ह के द्वारा। तो हमें यहाँ पर मिलान चिन्ह को समझना होगा कि मिलान चिन्ह क्या है। तो मिलान चिन्ह क्या है? प्रेक्षण से संबंधित, जैसे ही एक प्रेक्षण को हमने देखा, एक ऑब्जर्वेशन को देखा कि ये ऑब्जर्वेशन है, तो उसके संगत हम एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जनरली अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो आपके यहाँ मजदूर होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, उनको ये पता नहीं है, और उनका पेमेंट अगर साप्ताहिक पेमेंट होने वाला होता है, तो क्या करते हैं पता है आपको? कि वो जिस दिन कार्य करते हैं आपके यहाँ, क्योंकि एक सप्ताह के बाद भूल जाएंगे कि हम किस दिन काम किए नहीं किए, सप्ताह काम किए हैं कि छोड़ दिए, तो वो क्या करते हैं, जिस दिन वो अपना घर जाते हैं कि आज हमने एक वर्ग किया, तो कार्य करने के बाद शाम में जाते हैं, तो शाम में अपने घर के दीवार में या कहीं पर वो एक चिन्ह बना देते हैं कि आज हमने काम किया। दूसरे दिन जाएंगे तो दूसरे दिन भी वो चिन्ह बना देंगे, तीसरे दिन जाएंगे तीसरे दिन भी ये चिन्ह बना देंगे। तो ये जो चिन्ह बन रहा है वो सांख्यिकी नहीं जानते, उनको बारंबारता से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो अपने कार्य दिन को समझने के लिए वो ऐसा कार्य करते हैं। तो सांख्यिकी विदों ने भी इस टेक्निक को यहाँ पर लाया है, तो इस टेक्निक को हम लोग मिलान चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पर मिलान चिन्ह करने का मतलब हुआ कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन के लिए एक हम चिन्ह, एक मार्क लगाते हैं, और उस मार्क को हम लोग मिलान चिन्ह कहते हैं। तो मिलान चिन्ह का तरीका भी है, कैसे तरीका है, इसको हम लोग यहाँ से एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग मिलान चिन्ह समझने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं ये जो ऑब्जर्वेशन है, सबसे न्यूनतम है 7, फिर है 8, फिर है 10, फिर है 15, फिर है 18, बस इतना ही। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 7 की बारंबारता हम कैसे निकालें। तो इसके लिए हम लोग पहले यहाँ पर मिलान चिन्ह की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग देखिए कैसे मिलान चिन्ह तैयार करेंगे। अब यहाँ से हम लोग चले, क्या आया 10, तो 10 1 आया, तो 10 वाले कॉलम में हम 1, फिर 10 तो फिर 1, फिर आया 15 तो 15 वाले कॉलम में हम किए, फिर आया 10 तो 10 वाले कॉलम में किए, फिर 15 आया तो फिर हम यहाँ पर एक चिन्ह बनाए, फिर 10 आया तो फिर हम एक चिन्ह बनाए, फिर 8 मिला तो 8 वाले में हम चिन्ह बना दिए, 7 मिला तो हमने 7 वाले में बना दिए, फिर 10 आया तो 10 में। अब देखिए अब समस्या क्या है यहाँ पर मिलान चिन्ह में कि 10 वाले में हमने ऑलरेडी 4 लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर रखा है। अब फिर यहाँ पर 5वां ऑब्जर्वेशन मिला, 5वां ऑब्जर्वेशन मुझे पुनः मिला, तो इस 5वें ऑब्जर्वेशन के लिए क्या करेंगे, हम इसके बाएं से दाएं हम एक स्लैंट इसको कट कर देंगे, डायगोनली कट करेंगे, तो यहां पर एक ऑब्जर्वेशन मेरा इसका मिलान चिन्ह हो गया। अब देखिए यहां पर 15 आया तो 15 के लिए हम एक बना दिए, फिर 10 आया तो अब फिर हम यहां पर एक करेंगे, अब 18 आ गया तो 18 के लिए हमने एक कर दिया। तो हमने क्या किया कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को उनके संगत चिन्ह के साथ दर्शा दिया। अब इस चिन्ह के आधार पर हम अब बारंबारता लिखेंगे। अब ये बारंबारता हम लिखेंगे, तो बारंबारता क्या है, अब यहां पर एक ही लाइन है इसलिए इसकी बारंबारता 1 हो गई, यहां पर भी एक ही लाइन है तो एक बारंबारता हो गई। अब इसकी बारंबारता कितनी होगी, 1 2 3 4 और एक डायगोनली जो आप कट किए हैं 5 और एक 6, इसकी बारंबारता 3, इसकी बारंबारता 1। तो इस तरीके से कुल कितनी बारंबारता होगी, 1 1 2 2 2 6 8 3 11 और 1 12। अब यहां पर देखिए कि कुल 12 ऑब्जर्वेशन है या नहीं हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इस तरीके से हम मिलान चिन्ह की सहायता से किसी ऑब्जर्वेशन की बारंबारता तैयार कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हम वर्ग की भी बारंबारता तैयार कर सकते हैं। जैसे हम इसे वर्ग की बारंबारता तैयार करने के लिए हम एक तरीका बता रहे हैं। मान लीजिए कि यहां पर हम एक वर्ग ले रहे हैं, क्योंकि न्यूनतम मान कितना है, न्यूनतम मान है 7, अधिकतम मान कितना है, अधिकतम मान है 18, तो हम यहां पर परास कितना हो गया 11, अंतराल हम लेना चाह रहे हैं 6 का, वर्ग की संख्या कितनी होगी, परास बटे अंतराल, तो परास क्या है 11 बटे 6, तो लगभग 2 होगी। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, 7 से
13 वर्ग बना रहे हैं और दूसरा वर्ग बना रहे हैं 13 से 30। तो अब यहाँ पर आइए, सबसे पहले आया 10, तो 10 को आप कहाँ रखेंगे, इसका मिलान चिन्ह यहाँ पे रखें। फिर इस 10 को इस जगह पे, फिर 15 को दूसरे वर्ग में, 10 को पहले वर्ग में, 15 को दूसरे वर्ग में, इस 10 को पहले वर्ग में, इस 8 को पहले वर्ग में। तो ऑलरेडी यहाँ पर 4 कर चुके हैं, तो इसलिए आपको एक ऐसे करना होगा, कट करना होगा। फिर 7 को इसी वर्ग में, 10 को इसी वर्ग में, इस 15 को इस वर्ग में, इस 10 को इस वर्ग में और इस 8 को आपको इसी वर्ग में रखना होगा। तो अब आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मिलान चिन्ह हो गया, ये वर्ग हो गया और इसकी यहाँ पर बारंबारता होगी। तो बारंबारता कितनी होगी, 5 और 3 8 और इसकी बारंबारता 4, तो कुल 12। तो 12 ऑब्जर्वेशन है या नहीं, तो 12 ऑब्जर्वेशन है। तभी आपने बारंबारता वितरण को देखा। नहीं, अगर ये इस वीडियो को समझने में अगर कहीं कोई कठिनाई आई होगी तो आप मुझे कमेंट करेंगे। कमेंट करने के बाद आप अपना प्रश्न का इंक्वायरी आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। तब तक के लिए आप हमको इजाज़त दीजिए और आप अपना देखते रहिए सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।